देखो, हमने अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ेंगे? सकर्मक क्रिया। देखो, अकर्मक क्रिया को हमने 3 भागों में बांटा था, गत्यर्थक, स्त्र्यर्थक और एक था अपूर्ण अकर्मक क्रिया। यही तो था। अब सकर्मक क्रिया को भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया भी होती है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया भी होती है। और पूर्ण सकर्मक क्रिया मैं बताऊंगा क्या होती है। देखो, सकर्मक, सकर्म मैंने क्या बताया था? देखो, इस सकर्मक को 3 भाग होते हैं, स, करम, धन क, सकर्मक। तो कर्म को होता है, और स कर्म से काम करना, ठीक है। कर्म जिस पर काम किया जाता है वो कर्म होता है। और सा का मतलब सहित, मतलब कर्म सहित। अगर कोई क्रिया में कोई क्रिया कर्म सहित हो, कोई क्रिया कर्म सहित हो तो क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। मतलब कर्म वो होता है जिस पर काम किया जाता है, और सा मतलब सहित, मतलब कर्म जिसमें सहित हो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। चाहे वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो, चाहे पूर्ण सकर्मक क्रिया हो। अपूर्ण सकर्मक क्रिया में भी कर्म होगा, और पूर्ण सकर्मक क्रिया में भी मतलब कर्म होगा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म को छिपाया जाता है, दृश्य होता है, अदृश्य होता है, जिसमें दिखाया नहीं जाता है। और पूर्ण सकर्मक क्रिया वो होती हैं जिसमें कर्म को दिखाया जाता है, ठीक है, दृश्य होता है। देखो, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके किस पर पड़ता हो? कर्म पर पड़ता हो। अब देखो, कर्म क्रिया में हमने कैसे पढ़ा कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ करके सीधा कर्ता पर पड़ता हो तो वो तो था अकर्मक क्रिया। लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके अब किस पर पड़ेगा? कर्म पर। तो वही क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे रमेश पत्र लिखता है, रमेश पत्र लिखता है। अब लिखना, लिखने का काम कौन कर रहा है सर? रमेश, रमेश। तो रमेश करता होगा, लेकिन अब मुझे बताए काम कौन सा हो रहा है, किस पर काम किया जा रहा है? कि सर पत्र पर काम किया जा रहा है। भाई लिखना तो क्रिया हुई ना, लिखने का तो वो क्या है? काम हो रहा है। पर काम किस पर किया जा रहा है? तो सर पत्र पर किया जा रहा है। तो जिस पर काम किया जाता है वही तो कर्म होता है, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। तो बोलो, कर्म है जिस पर काम किया जा रहा है वो है कि नहीं है? सर है। लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है, ठीक है, तो कर्म हो जाएगा। और जो करता है, जो जिस काम को करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है, ठीक है सर। आकाश मोहन को पीटता है। अब मुझे बात बताइए, पीटना, पीटने का काम कौन कर रहा है? कि सर आकाश। तो आकाश तो पीटने का काम ही तो कर रहा है ना भाई। आकाश पीटने का काम कर रहा है तो वो तो करता हो गया। और किस मतलब किस पर काम किया जा रहा है? सर मोहन पर काम किया जा रहा है, मतलब मोहन को पीटने का काम किया जा रहा है। काम किस पर हो रहा है? सर मोहन पर। तो जिस पर काम किया जाता है वो कर्म होता है। तो मोहन को पीटने का काम किया जा रहा है, तो भाई जो मोहन को पीटने का काम कौन कर रहा है? सर वो तो आकाश कर रहा है। तो जो करता है, जो काम को करने वाला था वो तो कर्ता हो जाता है। और जिस पर काम किया जाता है, और किस पर काम किया जा रहा है? मोहन पर ही तो किया जा रहा है पीटने का, बिल्कुल किया जा रहा है। तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और पीटना क्या होगी? क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। और अगर कर्म पर ना पड़ करके सीधा कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि नहीं आई? आई ना, ठीक है साहब। अब देखेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सर अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखो, अपूर्ण सकर्मक क्रिया वो होती है वह क्रिया जहाँ अप्रत्यक्ष कर्म होता है, अर्थात वाक्य में कर्म को छुपाया जाता है। मतलब जैसे वाक्य है तो वाक्य में जो कर्म होता है वो छिपाया जाता है, जो अदृश्य होता है, अप्रत्यक्ष होता है, वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। मतलब जो कर्म होता है वो हमको दिखाई नहीं देता, कर्म तो होता है उसमें लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे राम पढ़ता है। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है सर? राम।
राम कर रहा है तो ये तो करता होया, क्या होया, करता। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि सर आ गई। अब मुझे बात बताइए कि राम पढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन अब मुझे बात बताइए जिस पर जो काम किया जा रहा है वो उसमें है कि नहीं है, कि सर नहीं है, तो तभी तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन इसमें कर्म तो है। कर्म क्यों है, कि पढ़ना। अब भाई साहब पढ़ने का काम तो राम कर रहा है, लेकिन पढ़ किसको रहा है जी, किसको, मतलब किस पर काम किया जा रहा है, तो किसी ना किसी पुस्तक होगी यहाँ पे, यहाँ तो कोई पत्र होगा या कोई लेटर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा सर, वो होगा, वो ही क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। लेकिन कर्म अगर होता हो यहाँ पे तो पूर्ण से कर्म क्रिया हो जाती। और जो अदृश्य होता है वो अब क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ने का काम कर रहा हो, तब वो कौन से अपूर्ण से कर्म क्रिया। सीता खाती है, सर क्या खाती है, क्या खाती है, सर पता नहीं क्या खाती है। भाई खाने का काम हो रहा है ना, सीता, भाई खाने का काम कौन कर रही है, सीता। तो सीता कुछ ना कुछ तो खाने का काम कर रही होगी, जिस पर काम किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होगा ना, खाने का काम। और किसको खा रही होगी, वो अदृश्य है ना, तो अपूर्ण हो गई, ठीक है। लेकिन कर्म तो है उसमें, तो सीता खाती है। मोहन पीता है, क्या पीता है, कुछ ना कुछ तो पीता हुआ, चाहे पानी पी रहा हुआ, चाहे मतलब वो दूध पी रहा होगा, लेकिन कर्म उसमें अवश्य है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। और जो दिखाई नहीं देता है वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है जो कर्म को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है, मतलब उसमें छिपाया नहीं जाता है, पूर्ण सकर्मक क्रिया हो गई। पूर्ण सकर्मक क्रिया को हम दो भागों में भी बांट करके पढ़ते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्वै कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वो होती है जो सकर्मक क्रिया होती है, जो पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। और द्वै कर्मक क्रिया वो होती है जिसमें दो कर्म होती हो। कर्म मतलब कर्ता एक होना चाहिए और कर्म दो होने चाहिए, तो वो कौन सी हो जाएगी, पूर्ण सकर्मक क्रिया। मतलब एक ही कर्ता दो कामों को कर रहा हो, वो द्वै कर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। देखो पहले पूर्ण सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देखो। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे क्या देखो, राम पढ़ता है, यहाँ पर जो पुस्तक था वो छिपाया गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं छिपाया गया है, तो तभी तो पूर्ण सकर्मक क्रिया हुई। तो क्या पढ़ता है, सर पुस्तक पढ़ता है। काम किस पर किया जा रहा है, सर पुस्तक पर, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म। और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जो कर्म दिखाई दे रहा है वो पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। सीता अमरूद खाती है, क्या खाती है, उसमें देखो मैंने क्या बोला, सीता खाती है, तो उसमें जो खाने का काम, जिस पर काम किया जा रहा है खाने का, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अमरूद खाती है। तो ये क्या हो जाएगा, जिस पर काम किया जा रहा है तो अमरूद पे, ठीक है। तो खाने का काम कौन कर रहा है, सीता, लेकिन काम किस पर किया जा रहा है, अमरूद पर, तो अमरूद क्या हो जाएगा, काम। सीता अमरूद खाती है, क्या खाती है, अमरूद खाती है। मोहन दूध पीता है, उसमें क्या था, मोहन पीता है, क्या पीता है, कुछ ना कुछ तो पी रहा होगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, तब वो अपूर्ण था, लेकिन यहाँ पर है दूध पीता है, दूध पीता है। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण सकर्मक क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पाठ। तो वो पढ़ाने का काम हो रहा है, पाठ पढ़ाया, तो पढ़ाने का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पाठ। लेकिन इसमें एक कर्म नहीं है, इसमें दो कर्म है। क्यों, कि किसको पढ़ाया, सर छात्रों को पढ़ाया। मतलब एक ही व्यक्ति अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, तब भी मतलब द्वै कर्म क्रिया होती। क्यों, कि भाई छात्रों को पढ़ाया, लेकिन क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, तो अदृश्य हो जाता पाठ। लेकिन इसमें ये दोनों दृश्य हैं, क्या पढ़ाया, पाठ। किसको पढ़ाया, छात्रों को। अगर क्या शब्द से, अगर कोई शब्द निकलता है, अगर पढ़ाना, अगर जैसे क्रिया में, क्रिया के आगे अगर क्या शब्द जोड़ने से अगर कोई शब्द निकलता है तो समझ जाना वो सकर्मक क्रिया है। लेकिन अधिकांशतः ऐसा नहीं है, 99% तो काम करेगी जी। क्या मैंने कहा कि साधु चोर निकला, क्या निकला, चोर, तो इसका मतलब ये कोई है कि वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, हाँ ठीक है। लेकिन 99% क्या, किसको, किसे, ऐसे शब्दों से काम हो जाता है। क्या पढ़ाया, पाठ। अगर द्विक्रम क्रिया हो तो उसमें जो क्रिया होती नहीं है, ऐसे द्विक्रमक क्रिया हो तो समझ जाना कि जो क्रिया होगी उसमें क्या शब्द जोड़ दो तो वो तो निकल आएगी कौन सी, मतलब मुख्य क्रिया। और किसको पढ़ाया, तो छात्रों को,
तो इसमें दोनों कर्म निकल आएंगे, दोनों कर्म। ठीक है, किसको से हमेशा गौण कर्म निकलेगा, ए प्रधान कर्म निकलेगा, ए मुख्य निकलेगा। और क्या पढ़ाया, इससे हमेशा मुख्य कर्म निकलेगा, प्रधान कर्म निकलेगा। ठीक है, वो आगे बता देंगे। अध्यापक छात्रों पढ़ रहे तो ये दो क्रमिक क्रिया का उदाहरण है, दो क्रमिक क्रिया का। ठीक है, देखो अब देखेंगे एक कर्मक क्रिया। देखो एक कर्मक क्रिया क्या होती है, एक कर्मक क्रिया वो होती है वह क्रिया जहाँ वाक्य में एक कर्म हो। भाई इसमें ना एक कर्मक, तो एक कर्म होना चाहिए। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो एक कर्मक क्रिया हुई, एक कर्मक हुई कि नहीं हुई। सीता अमरूद खाती है, सीता अमरूद खाती है, क्या खाती है, सीता अमरूद खाती है, क्या खाती है सर, अमरूद खाती है, अमरूद खाती है, क्या खाती है, अमरूद। तो एक ही कर्म हो रहा है ना अमृत खाने का सर। ठीक है, मोहन दूध पीता है, क्या पीता है सर, मोहन दूध पीता है, तो एक कर्मक क्रिया है कि नहीं। ये पूर्ण सकर्मक क्रिया के देखो हमेशा। अब देखो अगर जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, और उसमें अकर्मक क्रिया हो, समझ में, तो उसमें अकर्मक भी हो और सकर्मक भी हो और पूर्ण सकर्मक भी हो और एक कर्मक भी हो, तो कौन सा करोगे फिर सर, एक कर्मक करेंगे हम, क्योंकि एक कर्मक जो छोटी इकाई होती है हमेशा उसी को करते हैं। और अगर यहाँ पर अब मतलब एक कर्मक क्रिया ना हो, उसमें दो कर्मक क्रिया हो और उसमें अकर्मक क्रिया दे रखा हो, सकर्मक क्रिया भी हो और पूर्ण सकर्मक क्रिया भी हो, तो फिर किसको करेंगे सर, तो फिर हम पूर्ण सकर्मक को करेंगे, क्योंकि उसमें पुस्तक दिखाई दे रही है। सर ठीक है सर, अगर उसमें पूर्ण भी नहीं डाल रखा हो, पूर्ण भी ना हो, ठीक है, उसमें अकर्मक सकर्मक और उसमें एक हो जाएगा ऐसे हैं गत्यार्थमक अकर्मक क्रिया और तीसरा कोई और हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसमें क्या करेंगे, सकर्मक क्रिया, क्योंकि उस जो सकर्मक कर्म होता है तो सकर्मक कर्म है ना उसमें। और अगर अगर जैसे अगर राम पढ़ता है, पुस्तक नहीं होना चाहिए लेकिन राम पढ़ता है, तो उसमें अपूर्ण क्रिया, सॉरी एक कर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, राम पढ़ता है तो अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया लिख रही है उसमें, सकर्मक क्रिया भी लिख रही है, अकर्मक भी लिख रही है, और उसमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया है और पूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो फिर ना तो सकर्मक करेंगे ना पूर्ण सकर्मक करेंगे, कौन सी करेंगे, अपूर्ण। क्यों, क्योंकि उसमें पुस्तक में छिपा लिया था। ऐसा क्वेश्चन मतलब अपने दिमाग से सोच के थोड़ा। ठीक है, गाय मैदान में घास चर रही है, क्या चर रही है, घास, घास चर रही है ना गाय, तो गाय उसमें वही नहीं कि दो कर्म क्रिया हो जाएगी, नहीं सर, काम बस काम तो एक ही हो रहा है ना, काम हो रहा है चरने का, लेकिन किस पर प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्या चर रही है, घास, तो घास पर प्रभाव पड़ रहा है ना, तो मैदान में तो चरी रही है ना भाई, कर्ता पर। अब मुझे बात बताइए कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्या चर रही है, घास। भाई गाय, गाय तो एक भाई चरने का काम कौन कर रही है, गाय, लेकिन क्या काम कौन सा हो रहा है, कि घास चरने का काम हो रहा है, तो घास का हो जाएगा कर्म। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं सर, पतंग, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, तो बच्चा जो काम कर रहा है वो करने का कौन सा काम हो रहा है सर, पतंग उड़ाने का, तो जिस पर काम किया जाता है वो कर्म होता है। ठीक है, तो क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आई। अब देखेंगे द्विकर्म क्रिया। द्विकर्म क्रिया भी होती हैं जैसे क्रिया के साथ दो कर्म पाए जाएं, मतलब दो कर्म होने चाहिए। ठीक है, जैसे जो प्रथम कर्म होगा, हमेशा देख लेना, जो प्रथम कर्म होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो प्रथम कर्म होगा वो अप्रधान होगा, गौण होगा, और जो दूसरा कर्म होगा जो प्रधान होता है वो मुख्य कर्म होता है, हमेशा जिस पर काम किया जाता है। हमेशा दूसरा द्विकर्मक क्रिया में जो दूसरा कर्म होगा तो वो हमेशा प्रधान होगा, और जो प्रथम कर्म होगा वो अप्रधान होगा और गौण होगा। ठीक है, और इसकी पहचान करने के लिए अगर हम प्रथम कर्म को निकालना है और दूसरे कर्म को निकालना है, तो प्रथम कर्म के निकालने के लिए हमको किसको या किसे से क्या मांगेंगे, जवाब मांगेंगे। ऐसे अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पाठ, तो वो तो आ जाएगा दूसरा कर्म, क्या से निकालेंगे तो क्या, लेकिन किसको, छात्रों को, तो वो हमेशा प्रथम कर्म निकलेगा, अप्रधान और गौण कर्म। और जो प्रथम कर्म होगा, जो गौण कर्म होगा वो हमेशा संजीव होगा और विभक्ति सहित होगा, हमेशा उसमें विभक्ति होगी और संजीव होगा। लेकिन जो दूसरा कर्म होगा वो निर्जीव होगा, हमेशा देख लेना, निर्जीव होगा और विभक्ति रहित होगा, विभक्ति रहित।
समझ रहे मेरी बात? जो पहला कर्म होगा वो हमेशा संजीव होगा और विभक्ति सहित होगा। जो दूसरा कर्म होगा वो निर्जीव होगा और वो विभक्ति रहित होगा। अगर क्या से जो जवाब निकलेगा वो निर्जीव निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा? विभक्ति रहित निकलेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया? पाठ। क्या पढ़ाया? पाठ। तो बोलो पाठ क्या है? मुख्य कर्म हो गया। मुख्य कर्म है तो क्या है जी? मुख्य कर्म क्या है जी? निर्जीव है कि नहीं है? विभक्ति रहित है कि नहीं है? सर उसके साथ क्या कोई विभक्ति लग रही है? कैसे नहीं लग रही है? ठीक है, तो मुख्य कर्म हो गया। निर्जीव है ना? निर्जीव है। किसको पढ़ाया? सर छात्रों को पढ़ाया। छात्रों को, तो छात्र क्या हो जाएगा? एक गौण कर्म हो जाएगा। और संजीव होता है, छात्र संजीवित तो होते हैं और हमेशा विभक्ति सहित होते हैं। तो विभक्ति दो को विभक्ति है कि नहीं है? कसर है। कर्ता ने कर्म को, कर्म भाई जो कर्म छात्रों को, भाई कर्म में आएगी ना, कर्म की जो विभक्ति होती है को, तो आगे कि नहीं आएगी? तो छात्र भी क्या हो गए? कर्म हो गए ना, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति आई कि नहीं आई? सर आई। और अध्यापक ने तो अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। तो किसने पढ़ाया? अध्यापक ने। भाई काम का कौन कर रहा है? सर का अध्यापक। तो अध्यापक क्या हो जाएगा? कर्ता। पिताजी ने बच्चों को दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध। दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध। किसको? बच्चों को। बच्चों को। तो सर ये कर्म कैसे हुआ? क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति आ रही है को। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को बच्चों के साथ क्या की? को विभक्ति। कर्म कारक की विभक्ति आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अब वो हमेशा कैसी होती है? संजीव। संजीव है कि नहीं? हमेशा गौण कर्म होती है। अप्रधान कर्म यही होता है। और मुख्य कर्म प्रधान कर्म ये होता है जो निर्जीव होता है। और पिताजी ने पढ़ाया तो कर्ता हो गया। ठीक है, देखो कर्ता ने विभक्ति हो, देखो अगर कर्ता के साथ हमेशा ने विभक्ति लगा हो तो समझ जाना काल हमेशा सदैव भूतकाल का होगा, मतलब बीते हुए कल का होगा, बीते हुए समय का होगा। जैसे पिताजी ने बच्चों को दूध पिलाया, तो मतलब पिलाने का काम अब हो रहा है, मतलब पिलाया हो चुका है काम, तो ये भूतकाल का हो चुका है। पिताजी ने बच्चों को दूध पिलाया, बिल्कुल पिलाया, जो काम हो चुका है ना, तब भूतकाल। और क्रिया सदैव सकर्मक होगी। सर बिल्कुल सकर्मक होगी। पिताजी ने, अगर किसी कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति लग गई तो समझ जाना वो क्रिया सकर्मक होगी, सकर्मक होगी, सकर्मक होगी, सकर्मक होगी। ठीक है। और वाच्य, वाच्य सदैव कर्तवाच्य होगा। ठीक है, और वाच्य हम अभी पढ़े नहीं है, आगे बताएंगे वाच्य क्या होते हैं। तो कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति हो तो काल कैसा होगा? सदैव भूतकाल। क्रिया कैसी होगी? सदैव सकर्मक। और वाच्य कौन सा होगा? सदैव कर्तवाच्य। बात समझ में आई क्या नहीं आई? कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति जुड़ा हो। और अब देखेंगे को विभक्ति। को विभक्ति, को अगर किसी के साथ को विभक्ति हो तो वो सदैव सजीव कर्म के साथ आएगी, हमेशा सदैव सजीव कर्म के साथ आएगी को विभक्ति। और जिसके साथ आएगी वो कर्म कारक होगा, याद रख लेना, कर्म कारक होगा। ठीक है, अगर जिसके साथ आएगी वो कारक कौन सा होगा? कर्म कारक। बात समझ में आई क्या नहीं आई? को विभक्ति, देखो को विभक्ति हमेशा सदैव संजीव कर्म के साथ आएगी, जो संजीव होगा उसी के साथ आएगी। और जिसके साथ आएगी वो कर्म कारक होगा, कर्म कारक होगा। लेकिन नोट में बजाना और बढ़ाना, बजाना और बढ़ाना क्रिया के साथ आ जाती है। जो मतलब ऐसे बजाना अगर बढ़ाना क्रिया हो, अगर कोई क्रिया बजाना और बढ़ाना हो, ठीक है, तो फिर उसके साथ हमेशा हम को विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चाहे फिर वो कर्म निर्जीव ही क्यों ना हो। निर्जीव कर्म के साथ भी हम को विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया क्या होनी चाहिए? बजाना और बढ़ाना। क्रिया के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने कहा ढोल को बजाना, अब बजाना क्या हो गई सर? क्रिया, क्रिया हुई ना। तो अब मैंने क्या कहा कि को विभक्ति हमेशा संजीव कर्म के साथ आएगी, लेकिन ये क्या है? बजाना, बजाना क्रिया। तो फिर कर्म हमेशा ढोल, और ढोल क्या है? निर्जीव है, लेकिन हम उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बजाना क्रिया है, तो वो हमेशा सकर्मक क्रिया कहलाएगा। सकर्मक क्रिया क्या? बजाना, ढोल बजाना। और ढोल ने काम कोई ना कोई तो कर रहा होगा। झगड़े को बढ़ाना, बढ़ाना क्या है? क्रिया। और हमेशा अगर बढ़ाना क्रिया हो तो हम उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो। ठीक है, तो झगड़े को बढ़ाना, तो झगड़ा क्या है? एक निर्जीव ही तो है।
तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बजाना और बढ़ाना के अलावा कभी मतलब कर्म के साथ, निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। झगड़े को बढ़ावा दिया, बढ़ावा दिया मतलब बढ़ाना है, वही हो गया ना, बढ़ाना दिया, झगड़े को बढ़ावा दिया। तो बढ़ाना क्या है? क्रिया है, झगड़े सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएंगे? सकर्मक क्रिया। तीनों के तीनों सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। क्या बजाना? ढोल को बजाना। क्या बजाना? ढोल। तो ढोल किसी कोई ना कोई व्यक्ति बजाने का काम तो कर रहा होगा ना, तो उसमें सकर्मक क्रिया होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बढ़ाना, क्या बढ़ाना? झगड़े को बढ़ाना। तो कोई ना कोई बढ़ाने का काम तो कर रहा होगा ना झगड़े को, तो वो सकर्मक क्रिया हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई। जो करता हुआ तो ढोल बजाने का काम कर रहा है, तो जो करता हुआ वो झगड़े को बढ़ाने का काम ही तो कर रहा है, ठीक है? तो सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो जैसे अब ये है दान। क्या है? दान, पुरस्कार, उपहार, इनाम, भेंट। क्या है? कोई दान हो, पुरस्कार हो, उपहार हो, इनाम हो, भेंट हो। अगर कोई दान, पुरस्कार, उपहार, इनाम, भेंट, अगर दान, पुरस्कार, उपहार, इनाम, भेंट अगर देने के अर्थ में हो। कैसे अर्थ में? देने के अर्थ में। लेकिन देने के अर्थ में कोई दान ऐसा होता है जो सही होता है, और कोई दान ऐसा होता है जो सही नहीं होता है। एक तो होता है सही नहीं हो, एक होता है सही हो। मैं क्या करूँ? एक होता है सही नहीं हो, एक होता है सही हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? सही नहीं हो, एक सही हो। हम देखेंगे सही हो, सही नहीं हो बात छोड़ो, हम देखेंगे सही हो। तो लेकिन एक सही ऐसा होता है, मैंने कोई दान दे दिया, अब वो सही है, लेकिन उस दान को हम वापस भी ले सकते हैं। वो एक दान ऐसा होता है उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। भाई कोई दान दिया मैंने, कोई पुरस्कार दिया, कोई नाम दिया, कोई भेंट दिया, वो सही के अर्थ में भी हो, और लेकिन उसको हम वापस ले सकते हैं और एक वापस नहीं भी ले सकते हैं। जैसे मैंने किसी ने कोई व्यक्ति आया कि भैया मेरा बच्चा मतलब ऐसे बीमार है, मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए, तो मैंने उसको पैसे दिए, तो बोलो सही है कि गलत है? क्या सही है? क्या उसको वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? सर वापस लेंगे ना, सही है, और वापस भी लेंगे। जैसे मैंने किसी को भेंट दे दिया, वैसे मैंने कोई भिखारी को भिक्षा दे दी, तो वो सही गलत है? क्या सही है सर, बिल्कुल सही है। और बोलो उसको वापस लेंगे? नहीं लेंगे सर। तो सही है, उसको वापस लेंगे और नहीं लेंगे। तो हम देखेंगे वापस नहीं लेंगे वाले को, वापस नहीं लेंगे वाले को कैसे? जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। तो क्या दिए? क्या दिया? क्या दिया? कंबल दिया। भाई दान में क्या दिया? कंबल। किसको दिया? गरीबों को। अगर देखो, अगर क्या, क्या से शब्द अगर क्या और किसको से अगर निकल रहे हैं तो समझ जाना वो द्विकर्म क्रिया है। लेकिन यहाँ पर हमेशा तो फिर उसमें एक कर्म क्रिया कैसे होगी? एक कर्म क्रिया। ये तो कैसे? देखो, दिया, क्या दिया? कंबल। किसको? गरीबों को। तो सर दोनों दोनों बिल करें ना, क्या से भी शब्द निकले आया और किसको से निकले आया, तो द्विकर्म क्रिया। लेकिन फिर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, दान दिए, दान दिए। क्या दिया? कंबल। किसको दिया? गरीबों को। तो जी तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या दिया? कर्म, और दिए देना क्या हो गया? क्रिया। अब मैंने क्या कहा? अगर कोई चीज़ देना सही हो और उसको वापस नहीं लेंगे, तो उसमें हम चाहें फिर दो कर्म ही क्यों ना हो, उसमें से एक कर्म उठा देंगे। क्योंकि जो गरीबों को, किसको? गरीबों को। तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्म ना होकर के ये क्या बन जाएगा? संप्रदान कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक। अगर कोई सही है और वापस नहीं लेंगे, अगर कोई दान देना सही है और वापस नहीं लेंगे, तो वहाँ पर दो कर्मक क्रिया ना होकर के हमेशा एक कर्मक क्रिया माननी पड़ेगी। बताइए, गरीबों को कंबल दान दिए, क्या कंबल को हम वापस लेंगे? नहीं लेंगे। और नहीं लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। और अगर वापस लेते तो फिर दो कर्मक क्रिया हो जाती। राजा ने गरीबों को पैसे दिए। क्या दिए? पैसे। भाई राजा ने गरीबों को उधार पैसे दिए। क्या दिए? पैसे। किसको? गरीबों को। तो उधार क्या पैसों को लेंगे कि नहीं लेंगे? कैसे लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अगर वापस लेंगे तो फिर वो द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। क्या दिए? पैसे। किसको? गरीबों को। उधार दिए ना, तो वापस लेंगे ना। अगर वापस लेने वाली चीज़ है और सही है, लेकिन वापस लेने वाली चीज़ है, तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो भाई दान दे रहा है वो, कंबल को क्या वापस लेगा? नहीं लेगा, तो फिर वो एक कर्म क्रिया हो जाएगी।
राजा ने ब्राह्मणों को गाय दी। क्या दी? गाय। किसको? ब्राह्मणों को। अब मुझे बात बताइए, दान देना सही है? बिल्कुल सही है। क्या गाय सही है ना? गाय देना सही है? बिल्कुल, गाय दान में दी तो सही है, बिल्कुल सही है। क्या बोले बताइए, ये उसको गाय को ब्राह्मणों से वापस लेंगे? सर नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे तो एक कर्म एक क्रिया, एक कर्म क्रिया हो जाएगी। तो देखो, एक कर्म क्रिया क्या दी? गाय। किसको? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को। तो फिर जो कर्म कर्म कारक नहीं होगा, जो कर्म ना मान करके हमेशा संप्रदान कारक मानेंगे उसको। क्या मानेंगे? संप्रदान कारक। ठीक है। जैसे माँ ने धोबी को कपड़े दिए। देखो, माँ ने धोबी को कपड़े दिए। क्या दिए? कपड़े। किसको? धोबी को। इसमें भी क्या और किसको से जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों से जवाब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? सर बिल्कुल निकल रहा है। क्या और किसको से जवाब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? देखो, उसमें भी जवाब निकल रहा था। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। क्या दिए? क्या दिए? कंबल। किसको? गरीबों को। दोनों से निकल रहा है। तो ये एक कर्मक क्रिया थी। और ये क्या है? माँ ने गरीबों को कपड़े दान दिए। क्या दिए? कपड़े। किसको? धोबी को। दोनों से जवाब निकल रहा है, लेकिन फिर एक दो कर्मक क्रिया। क्यों? माँ ने धोबी को कपड़े दिए। क्या दिए? कपड़े। किसको? धोबी को। और मुझे एक बात बताइए कि माँ अगर धोबी को कपड़े धुलने के लिए दिएगी तो क्या वो हमेशा के लिए दे देगी? वो वापस भी तो लेगी ना उसको। जो अगर सही हो, देने के अर्थ में सही हो, और वापस लेने, अगर वापस ले रहे हो, तो वो हमेशा द्विक्रमिक क्रिया होगी। कौन सी? अगर जैसे कोई दान, पुरस्कार, उपहार, इनाम, भेंट, अगर दान देने के अर्थ में सही है और वापस ले रहे हैं तो वो द्विक्रमिक क्रिया होगी, और नहीं ले रहे हैं तो एक कर्मिक क्रिया होगी। जैसे पापा ने रमेश को उधार पैसे दिए। क्या दिए? पैसे। किसको? रमेश को। अब मुझे बात बताइए कि पापा ने रमेश को जो उधार पैसे दिए कि वो वापस नहीं लेंगे? सर लेंगे। तो सही, बस सही भी है। भाई उधार पैसे दिए, रमेश को जरूरत पड़ी तो दे दे, क्या दिक्कत है? तो क्या वो वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अगर वापस लेंगे तो दो कर्म क्रिया हो जाएगी। ठीक है। रमेश क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। अब इसमें गौण कर्म हो जाएगा जी। उसमें संप्रदान कारक था ये, संप्रदान कारक। ठीक है। अगर दान देना सही है और उसे वापस नहीं ले रहे हैं तो फिर वो, अगर किसको से जो शब्द निकलेगा वो संप्रदान कारक माना जाएगा। गौण कर्म ना मान करके संप्रदान कारक माना जाएगा। और लेकिन किसको से सवाल, मतलब दान देना सही है और उसको वापस ले रहे हैं, तो किसको से, अगर किसको से प्रश्न करने पर जो शब्द, जो जवाब मिलेगा वो हमेशा गौण कर्म मिलेगा, गौण कर्म होगा। ठीक है। गौण कर्म। क्यों? वापस ले रहे हैं ना कपड़े को, तब पैसों को वापस लेंगे ना, तो रमेश क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। और पैसे जितना मुख्य कर्म हो गया, कपड़े मुख्य कर्म हो गया, प्रधान कर्म हो जाएगा। और पापा, पापा तो करता हो ही गया। ऐसे। ठीक है। बोलो, बात समझ में आई क्या नहीं आई? बोलो। तो हमने प्रयोग व रचना के आधार पर, प्रयोग व रचना के आधार पर हम अगली वीडियो में देखेंगे। किस में देखेंगे? अगली वीडियो में। बोलो, बात समझ में आई क्या नहीं आई? किस में देखेंगे? अगली वीडियो में। ठीक है। प्रयोग व रचना के आधार पर देखो, देखो, और हमने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पढ़ ले। कर्म के आधार पर, भाई क्रिया के कितने प्रकार थे? 3। कर्म के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर, और काल के आधार पर। काल के आधार पर तो एक अलग टॉपिक, उसको अलग पढ़ेंगे। लेकिन कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक हम दोनों भाग पढ़ लिए। और हम पढ़ेंगे प्रयोग व संरचना के आधार पर। और प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं सर? 8। कितने होते हैं? 8। वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। कौन सी क्लास में? अगली क्लास में। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है। वैसे कोई दिक्कत आगे नहीं। ठीक है। और जैसे कोई पॉइंट वगैरह छूट जाता है तो मैं उसको, मतलब किसी एक अलग, मतलब एक अलग सी वीडियो बना करके डाल देता हूँ मैं। ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ठीक है, धन्यवाद।